हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरु कृपा यूट्यूब चैनल। आज अपने फिजिक्स की जो बोर्ड का पेपर हुआ है आरबीएससी बोर्ड का, उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इसके अंदर देखो, फर्स्ट दिया हुआ एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ आपको, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक निकालने के लिए अपने को पता होना चाहिए, अगर अपने को फॉर्मूला आता है तो मात्रक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है कि विद्युत फ्लक्स पाई का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। यहाँ पर ई होता है विद्युत क्षेत्र, डीएस वेक्टर होता है क्षेत्रफल सदिश। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमें पता है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स होता है। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, और ये है क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यानी ये किसका मात्रक आ गया हमारे पास? विद्युत फ्लक्स का मात्रक। मैच करते हैं, इसमें मिल रहा है सी ऑप्शन में, देखो न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल का मान F दिया हुआ है। यदि इनके मध्य की दूरी 2r कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा? यानी दो बिंदु आवेश है, कोई भी दो बिंदु आवेश, ये रहा एक बिंदु आवेश, ये रहा, इसको नाम कर देते हैं अपने Q1, इसको कह देते हैं Q2। क्वेश्चन के अंदर इनके अंदर दी हुई है कि पहले डिस्टेंस कितनी है? r। ये इनके बीच के डिस्टेंस r है। हमें पता है कि दो आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? स्थिर विद्युत की बल या कूलम्ब बल। कूलम्ब बल काम करता है, और कूलम्ब बल का सूत्र होता है हमारे पास F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ये कूलम्ब बल का हमारे पास सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। तो देखो, जब डिस्टेंस r है तो बल का मान कितना आएगा, लेकिन अब ये कह रहा है कि इस डिस्टेंस को कितना कर दो? 2r। r की बजाय क्या कर दो? 2r, डबल कर दो इस डिस्टेंस को। 2r डिस्टेंस पे चले गए दोनों आवेश Q1 Q2। अब देखो इसी फॉर्मूले से लिखेंगे, देखो अब की बार F डैश मान लेंगे बल को। F डैश बराबर क्या आ जाएगा? कि दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 कूलम्ब बल के नियम से, और उनके बीच बटे में दूरी का होता है वर्ग स्क्वायर, r स्क्वायर। वैसे यहाँ पर भी 2r का स्क्वायर। कूलम्ब बल का नियम है हमारे पास, कूलम्ब का नियम पढ़ते हैं अपने कि कूलम्ब बल किसके बराबर होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ये रहे दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 इसके समानुपाती होता है। F समानुपाती होता है Q1 Q2, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो अगर इसको कंबाइन करके अपने लिखते हैं F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक आएगा अपने पास कांस्टेंट ये Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये अपने कूलम्ब का नियम है, जहां से अपने बल का फॉर्मूला आता है। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये अपने पास F डैश आ गया K Q1 Q2 अपॉन 2r का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और r स्क्वायर। अब देखो F का मान था हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? इतने की जगह F लिख सकते हैं ना, यही तो मान है ऊपर F वाला। जब r दूरी थी तो बल का मान था K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और जब 2r दूरी है तो बल का मान है K Q1 Q2 अपॉन 4r स्क्वायर। लेकिन K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर है? इस F के बराबर है। मैं क्या लिख दूं? F डैश इक्वल टू F अपॉन 4। तो देख लो, जो अंतिम बल होगा 2r डिस्टेंस के ऊपर जो बल होगा वो पहले वाले बल का क्या होगा? F/4, यानी 1/4 होगा पहले वाले का। तो पहले वाले का F/4, ये रहा 1/4, ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस संधारित्र में संचित ऊर्जा किस रूप में रहती है? ये पूछा गया अपने से। ऑप्शन दे रखे हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। तो पहले तो बात करते हैं संधारित्र। संधारित्र होता क्या है? संधारित्र एक ऐसी डिवाइस होती है जो जब अपनी एसी करंट होती है, एसी करंट जब चलती है, एसी करंट की जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है इस प्रकार। यानी एक बार इसका वैल्यू मैक्सिमम होती है, एक बार इसकी वैल्यू मिनिमम होती है। तो संधारित्र क्या काम करता है? जब ये मैक्सिमम होती है, एसी करंट का वैल्यू मैक्सिमम बढ़ती है, यानी एसी करंट का मान इंक्रीज होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है, तब ये संधारित्र हो जाता है चार्ज हो जाता है। और जैसे ही एसी करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, एसी करंट की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, तो ये जो चार्ज हुआ है वो
एनर्जी सर्किट को दे देता है, परिपथ को लौटा देता है। ये काम करता है संधारित्र कि जैसे ही एसी का मान बढ़ेगा ये चार्ज हो जाएगा, जैसे ही एसी का मान घटेगा ये वापस से अपनी जो एनर्जी चार्ज होने के लिए इसने वो एनर्जी परिपथ को दे देता है। तो परिपथ को कंटिन्यूस सेम वोल्टेज सेम करंट मिलती रहती है, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता है, कम या ज्यादा नहीं होता है, वो काम करता है संधारित्र। या इसको अपने कॉमन लैंग्वेज के अंदर सेल बोलते हैं, जो अपने यूज करते हैं पंखे वगैरह के अंदर, जैसे पंखे के अंदर यूज करते हैं सेल, तो वो सेल है ये यही काम करता है। तो इसकी अपनी ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है। और किस रूप में स्टोर करता है, वो विद्युत ऊर्जा के रूप में। और वो विद्युत ऊर्जा किस रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक क्या है। अपने को एक परिपथ चित्र दिया हुआ है, इसे अपने को एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक क्या मतलब हो गया, एमीटर किसका मेजर करता है, किसको मेजर करता है, धारा। एमीटर से हम विद्युत धारा को मेजर करते हैं। तो अपने को ये बताना है कि इस परिपथ के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखो ये किसके रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे हमने एक पढ़ा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, 3 उनमें से ज्ञात होते हैं, एक अज्ञात होता है, और उस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। तो उसके जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में होता है, तो संतुलन अवस्था के अंदर ये जो बीच वाली भुजा है वो होती है गैल्वेनोमीटर भुजा, यानी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है बीच के अंदर। यहाँ पर बीच वाली भुजा में ये जो 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर। तो देखो इधर जब ये ब्रिज संतुलन अवस्था के अंदर होता है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। शून्य विक्षेप का मतलब यहाँ पे कोई धारा नहीं आ रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर। और ये जब संतुलन अवस्था में होता कब है, ये जब संतुलन अवस्था में होता है P बटा Q बराबर क्या हो, R बटा में S। ये P Q R और S क्या है, प्रतिरोध है। इसको मैं P मान लू, Q मान लू, इसको R और इसको मैं S मान लू। तो अगर ये P बटा Q बराबर मिल जाए मेरे को R बटा S के, तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर मिल जाए, तो इसका मतलब ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में है। और जब संतुलन अवस्था में से है तो धारा मापी के अंदर या गैल्वेनोमीटर के अंदर शून्य विक्षेप अपने को मिलेगा। देखो रखो क्या आएगा, P का मान ये रहा 5 ओम, Q का मान 5 ओम इक्वल टू R का मान भी 5 ओम और S का मान भी अपने को 5 ओम दिया हुआ है। कट के क्या आ रहा है, 1 इक्वल टू 1, यानी दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, दोनों साइड से बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये ब्रिज किसमें है, संतुलन अवस्था में है। संतुलन अवस्था में है तो इसमें से कोई धारा या कोई करंट नहीं आएगी। इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसमें से करंट जा ही नहीं रही है। अपने को काम है ऊपर वाले दोनों से, नीचे वाले दोनों प्रतिरोधों से। ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध देखो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, P और Q श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के अंदर, और R और S दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम के अंदर है। तो श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं अपने, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर दो प्रतिरोध जुड़े हो R1 प्लस में R2 तो उनका तुल्य प्रतिरोध ऐसे मिलता है अपने को। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखो R तुल्य इन दोनों का, R1 की जगह क्या है यहाँ पर 5 ओम प्लस में 5 ओम इक्वल टू कितना आ गया, 10 ओम। ये 10 ओम हो गया। ठीक ऐसे ही नीचे वाले देख लो, 5 ओम और 5 ओम इधर है, इनका जब आप तुल्य निकालेंगे तो सेम ये आ जाएगा 10 ओम। 10 ओम ऊपर आ गए, 10 ओम नीचे आ गए। अब ये सर्किट देखो ऐसा बन गया कुछ अपने पास। ये देखो सुनो, 10 ओम का प्रतिरोध ये है, 10 ओम का प्रतिरोध ये है, 2 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी दोनों का गुना R1 R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस में R2। ये रहा, इसको R1 मान लो 10 ओम, ये रहा अपना R2 10 ओम, रख दो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10,
10 इंटू 10 हो गया 100 यानी 100, और 10 प्लस 10 कितने हो गए 20, काटोगे तो कितना आएगा, सोल्व करोगे तो 5 ओम। या आर तुल्य आ गया, तो हमारे पास आर तुल्य है 5 ओम, यानी इस पूरे जो सर्किट है, इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हमारे पास 5 ओम है। आर कितना है इसमें 5 ओम। और इसके अंदर अपने पास वोल्टेज जो बैटरी लगी हुई है वो है हमारे पास V का मान है 2 वोल्ट, V का मान 2 वोल्ट है। हमें क्या निकालना है, धारा, करंट निकालनी है। तो ओम का नियम पढ़ा हुआ है, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर। यहाँ से अपने को अगर आई का फॉर्मूला चाहिए तो क्या बन जाएगा V अपॉन आर, V इक्वल टू आई आर होता है, आई का फॉर्मूला यहाँ से V अपॉन आर। अब रख दो अपने पास, V का मान भी है आर का मान भी है, V का मान दे रखा है 2 और R का मान दे रखा है 5, 2 अपॉन 5 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 अपॉन 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्युत आवेश Q वेग V से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर गति कर रहा है। आवेश प्रकार चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल की गणना करनी है कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है B वेक्टर इस डायरेक्शन में, और कोई जो आवेश है वो भी इसी के समांतर चल रहा है। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर इस प्रकार है, एक आवेश है वो V वेग से इसके समांतर चल रहा है। तो हमें ये बताया है कि ये चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर कितना बल लगाएगा, इसके अंदर से समांतर गति करेगा। तो हमने पता है जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर होता है Q VB sin थीटा। अब देखो B वेक्टर के ये समांतर है, Q आवेश समांतर चल रहा है, B वेक्टर ऐसे चल रहा है, इसी के समांतर साथ साथ चल रहा है। तो जब दो चीजें समांतर चलती है तो उनके बीच का कोण होता है 0 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा इक्वल टू दिया हुआ अपने पास 0 डिग्री। F बराबर क्या आ जाएगा Q VB sin थीटा की जगह रखो 0, sin 0 का मान होता है 0, F इक्वल टू क्या आ जाएगा Q VB इंटू में 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर F का मान 0 होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश पर कोई बल नहीं लगाएगा, बल का मान 0 होगा। अपना करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र B में रखने पर उत्पन्न स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है अपने को। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए MB cos थीटा, MB माइनस MB sin थीटा, MB tan थीटा और 0। तो देखो स्थिति ऊर्जा क्या होती है कि मैंने ये एक चुंबकीय आघूर्ण है, ये चुंबकीय द्विध्रुव है जिसके दो ध्रुव है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण M और M है। तो इसको मैंने इस विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो रखने के लिए मेरे को जो काम करना पड़ेगा इसको रखने में, वही काम इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखो किया गया कार्य dw बराबर तो d थीटा, अगर मैं इसको d थीटा कोण से घुमा के रखूं या d थीटा कोण से इसको घुमा दूं तो मेरे को इतना काम करना पड़ेगा dw बराबर तो d थीटा। यहाँ पर तो होता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का सूत्र होता है हमारे पास MB sin थीटा। तो किस जगह मैं क्या लिख सकता हूँ MB sin थीटा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, और अगर मेरे को पूरा कंप्लीट काम करना है, बेटा थीटा कोण से घुमाना है, तो कंप्लीट काम के लिए मैं इसका दोनों तरफ क्या कर दूंगा समाकलन कर दूंगा। तो ये dw का समाकलन हो गया W, यहाँ से MB तो आ जाएगा बार कांस्टेंट है, अंदर वाला का समाकलन sin थीटा d थीटा, sin थीटा का समाकलन होता है माइनस cos थीटा, माइनस आ जाएगा आगे, तो माइनस MB cos थीटा, और यही किसके बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा U के बराबर होता है माइनस MB cos थीटा। इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिवर्तित करता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या काम करता है। ऑप्शन ए देखो, ए दे रखा है अपने को, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखो जनित्र के अंदर क्या लगा होता है, एक कुंडली होती है, अंदर क्या लगी होती है, दो मैग्नेट लगे होते हैं बाहर बड़े बड़े, और इन मैग्नेट के अंदर एक कुंडली लगी होती है। इस कुंडली को बाहर घुमाया जाता है, बाहर एक्सटर्नल सोर्स लगा करके बाहर कोई अन्य स्रोत के द्वारा इस कुंडली को अंदर घुमाया जाता है। जब ये कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमती है तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उस फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी हम बाहर से मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, यानी यांत्रिक कार्य काम कर रहे हैं, बाहर से यांत्रिक कार्य कर रहे हैं हम बाहर से, और उस यांत्रिक कार्य के कारण अंदर क्या उत्पन्न हो रही है अपने पास, बाहर आउटपुट क्या मिल रहा है अपने को, सोर्स मिल रहा है
विद्युत ऊर्जा मिल रही है बाहर, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ड करेक्ट आंसर होगा इसका। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है इसके द्वारा। नेक्स्ट में देखो क्या दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान है, कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का क्या मान है। हमें तीन चीजें दे रखी है परिपथ के अंदर, एक प्रतिरोध दे रखा है जिसकी वोल्टेज दे रखी है 8 वोल्ट, एक प्रेरक दे रखा है जिसकी वोल्टेज दे रखी है 4 वोल्ट, एक संधारित्र दे रखा है जिसकी वोल्टेज दे रखी है अपने को 10 वोल्ट। तो हमें इस पूरे सर्किट की वोल्टेज पता करनी है। तो जब हमें पता है कि जब तीन चीजें एल सी आर तीनों जुड़े हुए हो तो उनकी वोल्टता, परिणामी वोल्टता V बराबर होती है, V परिणामी इक्वल टू रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस में VL स्क्वायर माइनस VL माइनस VC का स्क्वायर। परिणामी वोल्टता ये होती है कि VR स्क्वायर प्लस में VL माइनस VC का स्क्वायर। रख दो इसके अंदर VR का मान, जो मान तुम्हें दे रखे हैं, VR का मान ये दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस में VL का मान दे रखा है 4 माइनस VC का मान दे रखा है 10 इसका होल स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 64 प्लस में 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 कितने हो गए, माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 और 64 प्लस 36 हो गए 100 का रूट आएगा हमारे पास 10 वोल्ट। तो जो परिणामी वोल्टता हमें मिलेगी इसकी 10 वोल्ट मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास द के अंदर दिया हुआ है 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ये बताना अपने को। संवेग पे है, कोणीय संवेग पे है, ऊर्जा पे है या आवेश पे है। हमें पता है कि लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादन किया जाता है। क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन के द्वारा सूक्ष्म तरंगों का हम उत्पादन कर सकते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन है सूक्ष्म तरंगे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी, ये पूछा अपने को। हमें पता है कि जब दो पतले लेंसों को हम संयोजन करते हैं, उनको पास पास रखते हैं, तो उनकी फोकस दूरी का सूत्र, जो प्रभावी फोकस दूरी का सूत्र तुल्य, उनकी तुल्य फोकस दूरी जो भी आएगी वो होती है F इक्वल टू F1 प्लस में F2। डायरेक्ट सूत्र है ये, F इक्वल टू F1 प्लस में F2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है कि कौन से परिघटना के अंदर हमें पता चलता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो परावर्तन से, अपवर्तन से, ध्रुवण से या व्यतिगमन से। तो ये ध्रुवण से अपने को पता चलता है कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक फोटोन की ऊर्जा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा धातु का कार्य फलन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटोन की ऊर्जा, और कार्य फलन दिया हुआ हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके विरोधी विभव का मान ज्ञात करना है। विरोधी विभव का मतलब V नॉट का मान ज्ञात करना है। विरोधी विभव हमें पता है कि एक फोटोन की जो ऊर्जा है E, टोटल E, जो फोटोन की ऊर्जा वो दो काम में काम आती है। एक उसकी गतिज ऊर्जा प्लस में उसके कार्य फलन के अंदर, फाई नॉट के अंदर। किसी भी धातु के ऊपर जो ऊर्जा देते हैं उसके ऊपर जो प्रकाश आपतित होता है, उसकी जो कुल ऊर्जा है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा में और उसके कार्य फलन के अंदर। कार्य फलन वो ऊर्जा होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है, धातु के सरफेस से बाहर निकाल दे, वो होता है कार्य फलन। बाकी बची हुई एनर्जी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाती है, यानी उसको गति करने में मदद करती है। और उसकी जो कुल ऊर्जा है, फोटोन की कुल ऊर्जा है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, उसकी कार्य फलन ऊर्जा और इसमें उसकी गतिज ऊर्जा। तो हमें क्या किया हुआ है इसके अंदर, देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस फोटोन की ऊर्जा कितनी दी हुई है 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस E का मान दिया हुआ हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। A का मान हमें नहीं पता है, लेकिन इसने कार्य फलन ऊर्जा का मान दे रखा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्य फलन दिया हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अपने को गतिज ऊर्जा कितनी मिल जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी मिल गई अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास गतिज ऊर्जा है। फिर हमें पढ़े हुए गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है K बराबर EV नॉट, जो विरोधी विभव के पदों के अंदर फॉर्मूला होता है K बराबर EV नॉट। तो यहाँ से अपने निकाल लेंगे, K का मान रख दो यहाँ पर, ये 10 आया हुआ हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर EV नॉट। E से E कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास V नॉट बराबर 10 वोल्ट। तो जो विरोधी विभव का मान आएगा वो आएगा 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। इस अवस्था से मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाना है तो हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी निम्नतम अवस्था यानी उसकी मूल अवस्था के अंदर है इलेक्ट्रॉन, उसको बाहर मुक्त करवाना है, तो हमें उसकी ऊर्जा दी हुई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी
इतनी ऊर्जा उसके पास कम है इलेक्ट्रॉन के पास। इस वजह से वो नाभिक के चारों ओर, हाइड्रोजन के नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है? कम। कितनी कम है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी नेगेटिव में उसके पास एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। हमें उसको अगर इतनी ऊर्जा पॉजिटिव में दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मुक्त। फिर वो उसके चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के अंदर देनी पड़ेगी। इतनी ऊर्जा और देनी पड़ेगी अपनी तरफ से, बाहर से देंगे ना, तब वो क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, देखो, बोर के अभिग्रहित के अनुसार निम्नलिखित भौतिक राशि क्वांटित है। कौन सी भौतिक राशि क्वांटित है? दिया हुआ है ऑप्शन कोणीय संवेग, कोणीय वेग, स्थितिज ऊर्जा और संवेग। हमें बोर का द्वितीय अभिग्रहित पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है अथवा क्वांटीकृत होता है। ये इसमें कोणीय संवेग इसका करेक्ट आंसर है। द्वितीय अभिग्रहित से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है। 16वां क्वेश्चन देखो, नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होती है। बी है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, एस है नाभिक के द्रव्यमान के, और द है नाभिक की द्रव्यमान शक्ति की। तो सुनो इधर, जो भी ऊर्जा मुक्त होती है नाभिक के द्वारा, नाभिक में दो प्रकार की विक्रिया होती है, तो नाभिक के विखंडन या नाभिक के संलयन। जब भी नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन विक्रिया होती है तो उनके नाभिकों के द्रव्यमान में शक्ति उत्पन्न होती है। उनके नाभिक के द्रव्यमान की क्या उत्पन्न होती है? क्षति उत्पन्न होती है। उस वही जो द्रव्यमान क्षति हुई है उनकी, वही ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति है वो ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होगी, उसके बराबर उसकी ऊर्जा होगी। 17वां क्वेश्चन अपने पास, n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं, यानी n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक धारा का प्रवाह कौन करते हैं? तो n प्रकार के अर्धचालकों के अंदर क्या होते हैं? n प्रकार के अर्धचालकों के अंदर हमें 15वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाई जाती है। 15वें ग्रुप के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इस वजह से इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है 15वें ग्रुप के पास। तो वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से इनके अंदर चालकता आती है। तो इसके अंदर जो आवेश वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, 15वें ग्रुप के पास दिलाने से। फिर अगला देखो, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 18वां, परम शून्य ताप पर नए अर्धचालकों की चालकता पूछी गई है। परम शून्य ताप पर नए अर्धचालकों की चालकता दी गई है। शून्य, अनंत, महो प्रति मीटर, 10 महो, 1 महो प्रति मीटर और 100 महो प्रति मीटर। तो हमें पता है कि नए अर्धचालक होते हैं वो प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। जो शुद्ध होते हैं उनको बोलते हैं नए अर्धचालक। तो शुद्ध धातुओं की या शुद्ध अर्धचालकों की परम शून्य ताप पर जब तापमान बिल्कुल कम है उस टाइम उसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं होते। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं होंगे तो ये धारा का प्रवाह भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनकी चालकता परम शून्य ताप पर या 0 केल्विन, परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन पर इनकी चालकता वो शून्य होती है। आगे देखो स्टूडेंट्स, अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये वाली क्वेश्चन है। तो पहला है, इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के खालिस्तान के विक्रमानुपाती होती है। किसी द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है हमारे पास E = 2kp/r³, यानी E किसके समानुपाती है? 1/r³, यानी जो उसकी दूरी है उसके घन के विक्रमानुपाती है। तो इसमें आएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के विक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट देखो, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग का परिमाण खालिस्तान के बराबर होता है। हमें पता है कि अपवाह वेग Vd समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के, अपवाह वेग Vd समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के। यहाँ से जब कांस्टेंट हटता है तो Vd इक्वल टू आता है म्यू ई। इस म्यू को बोलते हैं अपने गतिशीलता। तो यहाँ से अगर अपने म्यू का मान निकाले तो क्या आएगा? म्यू बराबर Vd/E। अब हम इसने ये बोला हुआ है कि यदि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग का परिमाण, यानी प्रति एकांक, यानी विद्युत क्षेत्र का मान एकांक है, कहीं ना कहीं 1 है, तो जब विद्युत क्षेत्र का मान 1 होगा तो म्यू यानी Vd किसके बराबर आ जाएगा? म्यू के बराबर, यानी गतिशीलता के बराबर आ जाएगा। इसका आंसर होगा प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण अपवाह वेग का परिमाण गतिशीलता के बराबर होता है। अगला नेक्स्ट देखो, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर से रूपांतरित करने के लिए इसके पार्श्व क्रम में खालिस्तान जोड़ते हैं। इसके पार्श्व क्रम में क्या जोड़ते हैं? तो इसके गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है अपने को। हमें पता है कि एमीटर का एक आदर्श एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध होता है हमारे पास 0 ओम। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 ओम होता है। तो जो गैल्वेनोमीटर है उसका प्रतिरोध हमें
कम से कम लेके आना है, लगभग टेंस टू जीरो करना है, जीरो के आसपास आ जाए। इसके लिए क्या करते हैं अपने, इसके पार्श्व क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे बोलते हैं संट प्रतिरोध। जब इसके पार्श्व क्रम के अंदर अपने संट प्रतिरोध जोड़ते हैं तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो होगा वो बहुत बहुत कम हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखो, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान होता है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए काई एम यानी काई एम यानी या काई लिख दो, मैग्नेटिक है चुंबकीय पूछा है इसमें, काई वो होता है ग्रेटर देन 1 प्लस में एप्सिलॉन, यानी 1 से थोड़ा सा अधिक, थोड़ा सा क्या होता है, अधिक होता है, यानी धनात्मक होती है, 0 से बड़ा होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, ये 0 और 1 के बीच में होता है, यानी धनात्मक वह अल्प होता है। ये आंसर इसका ब्लैंक के अंदर आएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान धनात्मक वह अल्प होता है। नेक्स्ट देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ के खालिस्तान में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल इस कब उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जब फ्लक्स परिवर्तन होता है समय के साथ, फ्लक्स में परिवर्तन से। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है समय के साथ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इसका आंसर आएगा इसके अंदर फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के कारण होता है। नेक्स्ट देखो, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से खालिस्तान कलाकोण से पीछे होती है, यानी शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ यानी प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है एक ऐसी परिपथ के साथ, इसके अंदर अपने ये पूछा है कि ये कोई प्रेरकत्व जुड़ा है, तो इसके अंदर ये पूछा है कि धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर कितना होता है। तो हमें पता है कि शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ के अंदर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता से धारा है वो π/2 कलाकोण से पीछे होती है, π/2 कलाकोण, π/2 कलाकोण से पीछे होती है। नेक्स्ट देखो, जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता खालिस्तान हो जाती है। जब सोडियम लैंप को आप अपने पोलराइड से गुजारते हैं, यानी तो सोडियम लैंप से प्रकाश आ रहा है वो अध्रुवित प्रकाश है, जब उसको अपने पोलराइड से गुजारेंगे तो वो प्रकाश हो जाएगा ध्रुवित, और ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है वो आधी हो जाती है अध्रुवित से, तो इसकी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, लिनार्ड के परीक्षण में 2 इलेक्ट्रॉनों वाली निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर खालिस्तान विकिरणों को आपतित करवाने पर परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जक पट्टिका पर इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं, इस वजह से धारा का प्रवाहित होता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की किरणों को बोलते हैं अपने कैथोड किरणें, कैथोड विकिरण। कैथोड विकिरणें जब उसके ऊपर उत्सर्जक प्लेट के ऊपर पट्टिका पर आपतित करवाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय खालिस्तान को दिया जाता है। हमें पता है कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज। अगला देखो, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता खालिस्तान ओम मीटर से खालिस्तान ओम मीटर के बीच की होती है। तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता है वो 10 की पावर -4 ओम इंटू मीटर से 10 की पावर 6 ओम इंटू मीटर होती है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है अपने को इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्ति में दीजिए। 1 से 10 तक के क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। ये होता क्या है, Q इंटू 2A, यहीं से अपने को परिभाषा बना लेते हैं, यही से परिभाषा आती है। देखो, दो कोई आवेश है, ये मान लो Q और ये भी मान लो Q है, प्लस Q मान लो, एक माइनस Q मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस 2 है।
ये द्विध्रुव है। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, द्विध्रुव ये विद्युत द्विध्रुव है जिसमें +q और -q आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इस दूरी पर स्थित होते हैं, वो दूरी 2a है। तो अगर अपने यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा निकाले तो वो क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी, एक आवेश का परिमाण q कोई भी ले लो, एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, दिए गए परिपथ में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अपने को एक सर्किट दिया हुआ है, अपन को A और B बिंदु के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। देखो तो होता क्या है, A और B के बीच में तुल्य धारिता क्या ज्ञात करेंगे, हमें क्या दिए हुए कि एक इधर संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता 6 पिकोफैरेड है, यहाँ पर इस संधारित्र की धारिता 1 पिकोफैरेड है, इस संधारित्र की धारिता 2 पिकोफैरेड है। अपन अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो देखो ये जो संधारित्र है वो ये और ये दोनों संधारित्र किसके अंदर है, समांतर क्रम के अंदर है। तो समांतर क्रम में इन दोनों को समांतर क्रम के अंदर अपने तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो अगर इनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में क्या होती है, C तुल्य बराबर होती है C1 प्लस में C2, समांतर क्रम में तुल्य धारिता। तो क्या आ जाएगी इन दोनों की, 1 पिकोफैरेड प्लस में 2 पिकोफैरेड, कितनी हो गई 3 पिकोफैरेड। ये अपने पास तुल्य धारिता आ गई 3 पिकोफैरेड। अब इन दोनों की जो तुल्य धारिता अपने को 3 मिल गई, आगे कौन है 6 पिकोफैरेड वाला है। देखो अब सर्किट अपना कुछ ऐसा हो जाएगा, 6 पिकोफैरेड, इसके आगे 3 पिकोफैरेड, इधर अपना A पॉइंट है, ये अपना P पॉइंट। अब देखो ये दोनों जो संधारित्र है वो कौन से संयोजन में आ गए, श्रेणी क्रम संयोजन में। और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता होती है हमारे पास C तुल्य बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस में C2, C1 C2 रख दो मान 6 into 3 अपॉन 6 प्लस में 3, ये हो गए 6 18 और 3 9, काटेंगे तो अपने पास आएगा 2 पिकोफैरेड। इसका आंसर रहेगा 2 पिकोफैरेड। आगे देखो दिए गए चित्र में गलत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई है, पहचानिए कि इसमें क्या गलती है। इस डायग्राम के अंदर कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे दी हुई है, हमें यह बताना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सही है गलत है, तो इसमें क्या गलती है। गलती इसमें यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी नहीं काटती है। और यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो एक दूसरे को काट रही है, इसलिए ये गलती है। इसमें लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, केवल बंद लूप का निर्माण करती है। और यहाँ पर जो चित्र में दिया हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, जो कि गलत है। अगला चौथा क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में दोलन हेतु रखी गई चुंबकीय आघूर्ण M वेक्टर वाली चुंबकीय सुई पर उत्पन्न बल आघूर्ण का सूत्र लिखिए। बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात करना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चुंबकीय सुई रखी हुई है, तो हमें ये पता करना है इसका बल चुंबकीय आघूर्ण M है। हमें ये पता करना है कि इसके अंदर बल आघूर्ण कितना उत्पन्न होगा इस चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के कारण। तो इसका सीधा सीधा अपने पास फॉर्मूला होता है टो बराबर mb sin थीटा, या टो वेक्टर फॉर्म में लिखे तो m वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, आगे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुंडली लगी हुई है और इसकी तरफ चुंबक का S पोल लाया जाता है, S ध्रुव को इसकी तरफ लाया जाता है। हमें ये पूछा है कि इसके अंदर ये क्वेश्चन में पूछा है कि चित्र में लिखे अनुसार एक चुंबक कुंडली की ओर लाया जा रहा है, परिपथ में उत्पन्न धारा किस दिशा में होगी, परिपथ में किस दिशा में धारा उत्पन्न होगी। देखो जब S पोल को हम कुंडली की तरफ लेके आते हैं तो लेंज के नियम के अनुसार ये कुंडली जब ये S पोल लेके जाएंगे मैग्नेट का, तो इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा।
फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये कुंडली लेंज के नियमानुसार इस फ्लक्स में परिवर्तन का करेगी विरोध, विरोध करेगी। इसका मतलब विरोध कब करेगी? ये इस चुंबक को वापस दूर भेजना चाहेगी, दूर प्रतिकर्षित करना चाहेगी। तो ये चुंबक कब प्रतिकर्षित होगी? जब यहाँ पर एस है और यहाँ पर भी क्या बन जाए? एस। इस कुंडली के अंदर भी कौन सा पोल बन जाए? एस पोल। जब एस पोल और एस पोल दोनों होंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ये वापिस इसको प्रतिकर्षित करेगी, यानी अपने फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध। तो इसमें क्या बनेगा? एस पोल। और एस पोल जब बनता है तो धारा हमेशा कैसी बहती है? क्लॉकवाइज। एस पोल के कारण धारा क्लॉकवाइज बहती है। नेक्स्ट देखो, 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एकल झिरी द्वारा विवर्तन के लिए फ्रिंजों का तीव्रता वितरण का चित्र बनाइए। फ्रिंजों के लिए विवर्तन के लिए तीव्रता वितरण का चित्र, ये होती है प्राथमिक फ्रिंज या केंद्रीय फ्रिंज। ये इसके बाद में द्वितीयक प्रथम निम्नलिखित है, ये द्वितीयक निम्नलिखित है। इसी प्रकार इस साइड में होते हैं ये। तो इसमें जब थीटा बराबर कोणीय दूरी लैम्डा बाई डी के ऊपर हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है, और थीटा बराबर फिर आगे 2 लैम्डा बाई डी पे निम्नलिखित मिलता है, 3 लैम्डा बाई डी पे निम्नलिखित मिलता है, और बीच के अंदर 3 लैम्डा बाई 2d, 5 लैम्डा बाई 2d, ऐसे 7 लैम्डा बाई 2d, इनके ऊपर अपने को उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। तो ये इसका तीव्रता के साथ वितरण का चित्र है, ये डायग्राम है। और होता क्या है, जो प्राथमिक फ्रिंज है उसकी तीव्रता इसमें मैक्सिमम होती है, उसके बाद में धीरे धीरे तीव्रता घटती जाती है। और ये घटने का रीजन ये है कि तीव्रता, क्योंकि प्रकाश स्रोत धीरे धीरे अलग अलग बहुत ज्यादा भागों में बढ़ता चला जाता है लास्ट तक, और बहुत छोटा भाग, प्रकाश का बहुत छोटा पार्ट है वो पर्दे तक पहुंच पाता है, स्क्रीन तक पहुंच पाता है, इसलिए उसकी तीव्रता क्या होती जाती है? घटती जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है। आगे पूछा आपको परमाणु के बोर मॉडल की कोई एक सीमा लिख दी। परमाणु के बोर मॉडल की कोई एक सीमा लिख देंगे। ये केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू होता है, यानी केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये लागू है। नाभिकीय संलयन से आपका क्या आशय? नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब कोई दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को अपने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं या नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला देखो, 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पीएन संदेह डायोड के अगर विशिष्ट बायस में बीआई अभिलाक्षणिक वक्रों के अध्ययन के प्रायोगिक परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है। पीएन संदेह डायोड जब अगर बायस में हो उसका प्रायोगिक चित्र। पीएन संदेह डायोड ऐसा होता है अपने पास, ये पी होता है इसका और एन होता है। पी के लिए क्या होता है कि बैटरी के साथ अगर बेसिक बायस में पी पार्ट जो डायोड का पी भाग है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए, और एन भाग है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए अगर बेसिक बायस के अंदर या अगर बायस के अंदर। और बीच में क्या लगा देते हैं इसके अंदर? धारा को मापने के लिए लगाया जाता है एक मिली एमीटर, और वोल्टमीटर लगाया जाता है समांतर क्रम के अंदर वोल्टेज को मापने के लिए। ये इसका क्या होता है? परिपथ चित्र होता है। बीच में कोई प्रतिरोध लगा देते हैं, ये इसका परिपथ चित्र है। आगे पूछा है, अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है म्यू, यानी अपवर्तनांक के बराबर, यानी आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात दोनों आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात दोनों माध्यमों के अपेक्षित अपवर्तनांक के तुल्य होती है या अपवर्तनांक के तुल्य होती है। ये होता है स्नेल का नियम। अगले देखो, सेक्शन बी के अंदर दिया हुआ है, एक अनंत रैखिक आवेश 4 सेंटीमीटर दूरी पर 4.5 गुना में 10 की पावर 6 न्यूटन केल्विन इनवर्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके रैखिक आवेश घनत्व की गणना कीजिए। गाउस के नियम के अनुप्रयोग से अमेरिकन है कि एक अनंत आवेश चालक तार के कारण उससे कुछ दूरी के ऊपर यानी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है हमारे पास 2k लैम्डा अपॉन r। हमें पूछा है इसमें लैम्डा का मान, ये लैम्डा यहाँ पर होता है रैखिक आवेश घनत्व। हमें लैम्डा का मान पूछा इसमें, तो लैम्डा का मान क्या आएगा? यहाँ से लैम्डा को एक तरफ रख लो, बाकी उधर भेज दो, यानी लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? E
आर अपॉन में के। अब ये ई का मान हमें दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 2 और के का मान हमें पता ही होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। सारे मान इसके अंदर दिए हुए। ई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.5 गुना में 10⁴ न्यूटन केल्विन इनवर्स और आर का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेंगे तो 0.04 मीटर आ जाएगा। ये मीटर में कन्वर्ट करके जब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो अपने को इसका आंसर मिल जाएगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन देखो इसका। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी इसका वक्रता केंद्र यहाँ हो तो इसकी वक्रता त्रिज्या ये 20 है, 20 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, यानी 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या कह रहा है, ये वस्तु कहाँ रखी है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर। यहाँ दर्पण का ध्रुव है, इस ध्रुव से 15 सेंटीमीटर यहाँ रखी है बीच में, यहाँ पर ये वस्तु है। तो जब वस्तु C और F के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C से परे, यहाँ पर कहीं बनेगा इसका प्रतिबिंब बड़ा, C से परे बनेगा। और C से परे जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यह हमें 6 क्वेश्चन के अंदर एक पुलिस की ऑफिस है, इससे r दूरी पर विद्युत विभव की गणना करते हैं। ये अपने विद्युत विभव की गणना करें तो हमें v का मान मिलेगा तो r, ये विद्युत विभव का मान होता है। नोट्स के अंदर अपने कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है। अगला देखो हाइगेंस, अगला R1 तथा 7th क्वेश्चन देखो, R1 तथा R2 त्रिज्या की 2 सेकेंडरी वृत्ताकार कुंडलियां समाक्षी रखी है तथा दोनों के केंद्र संपाती है। R1 लेस देन R2 है। इस व्यवस्था के लिए अनन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो जो अनन्य प्रेरकत्व होता है दो कुंडलियों के कारण, उसमें होता है म्यू नॉट N1 N2 अपॉन A1 अपॉन में 2R2, या फिर म्यू नॉट ये चुंबकीय प्रवृत्ति है, N1 N2 ये कुंडली 1 में फेरों की संख्या है, ये कुंडली 2 में फेरों की संख्या है, ये कुंडली 1 का क्षेत्रफल है और ये R2 क्या है? दूसरी कुंडली की त्रिज्या है। ये आता है अनन्य प्रेरकत्व। ये लास्ट में ये फॉर्मूला डिराइव करना था इसके अंदर, जो अपने नोट्स के अंदर किया हुआ है। आगे देखो 9th क्वेश्चन देखो, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। अपवर्तित प्रकाश की साल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। पानी का अपवर्तन 4/3 है, यानी 4/3 इसका अपवर्तन दे रखा है। तो देखो इसमें अपने को लैम्डा दिया 5000 एंगस्ट्रॉम, वायु से कहाँ रहा है प्रकाश? जल में आ रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? आवर्ती। आवर्ती का हमारे पास सूत्र होता है C/λ। C का मान हमें पता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान होता है, लैम्डा का मान हमें दे ही रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, या 5000 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगी। तो देखो 3 × 10⁸, इसको मैं सॉल्व करूँ नीचे तो ये बच जाएगा 5 × 10⁻⁷, तो ये 3 ये प्लस की 3 और माइनस का 10, तो कितना बच गया? माइनस का 7। फिर देखो 5 से मैं अगर 3 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.6, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस, कितनी होगी? 10⁻15। तो कितनी आ जाएगी अगर मैं इसको मानक रूप में लिखूं तो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये इसकी क्या आ जाएगी? आवर्ती। और इसमें क्या पूछा आपने को? प्रकाश की चाल पूछी। चाल पूछे तो v का सूत्र होता है हमारे पास प्रकाश का वेग v बराबर म्यू लैम्डा। अब हमारे पास म्यू का मान भी है, लैम्डा का मान भी है। म्यू का मान ये अभी दिया है 6 × 10⁻14 इंटू में लैम्डा का मान ये दे रखा है 5 × 10⁻⁻7 लिख दो, कितना आ जाएगा? 30 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या जाएगी? प्रकाश की चाल आ जाएगी। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन नियमों की समझाइए। हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जो प्रकाश के जो दो अपवर्तन के नियम है, व्यापक किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। और स्नेल का नियम जो हमने पढ़ा हुआ है, व्यापन कोण थीटा अपवर्तन कोण थीटा का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इन दोनों का अपने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उपयोग करके समझाना है, क्योंकि अपने नोट्स के अंदर
अच्छे तरीके से क्लियरली समझाया हुआ है। यानी क्वेश्चन के अंदर अपने परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के लिए हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा की त्रिज्या और इसके इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की गणना करनी है, जो कि अपने नोट्स में है ये क्वेश्चन भी। नाभिकीय बल से आपका क्या से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में वक्र, ये भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, सेम नोट्स के अंदर है। नाभिकीय बल के बारे में बताना है कि नाभिकीय बल क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, नाभिकीय बल, और उसकी बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के रूप में जो वो वक्र था इस प्रकार का, ये इस प्रकार का वक्र अपने को ड्राइव करना है, ड्रॉ करना है इसके अंदर। अगला दे रखा है ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत रोधी एवं अर्धचाल के पदार्थों को समझाइए। ऊर्जा बैंड के आधार पर, यानी दो प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं, एक होता है चालन बैंड, एक होता है संयुक्ता बैंड। इनके आधार पर अपने को समझाना था विद्युत रोधी और अर्धचालकों के रूप में। यानी अर्धचालकों के विद्युत रोधी के अंदर तो चालन बैंड होता है, बिल्कुल खाली होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। संयुक्ता बैंड में संयुक्ता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। और अर्धचालकों के अंदर क्या होता है, अर्धचालकों के अंदर जब परम शून्यता पर जब टेम्परेचर कम है तब तो चालन बैंड खाली रहता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो संयुक्ता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं और यहाँ पर संयुक्ता बैंड में क्या बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। इस वजह से इसमें धारा का चालन तापमान बढ़ाने पर शुरू हो जाता है। सेक्शन सी में देखो, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर गैल्वेनोमीटर के शून्य विक्षेप के लिए किरचॉफ के नियम से संतुलन प्रतिबिंब प्राप्त करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर चार प्रतिरोध लगे होते हैं, 3 ज्ञात होते हैं, 1 अज्ञात होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध से ज्ञात किया जाता है, उसको अपने किरचॉफ नियम से हल करना है, जो कि अपने नोट्स के अंदर करते हैं, दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है, इसके अथवा में दिया हुआ है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आपका क्या आशय। एप्सिलॉन 1 तथा एप्सिलॉन 2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। यानी इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था एप्सिलॉन, इसका तुल्य विद्युत वाहक बल तो आएगा 2 है, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और इसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आएगा R1 प्लस में R2। इसको परिपथ चित्र बना करके बताना था, पूरा ड्राइव करना था। अगला दिया हुआ है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है और उसका ये एक अनुप्रयोग दिया हुआ है साथ के अंदर, इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। सेम नीचे दिया हुआ है बायो सावर्ट का नियम और उसका एक अनुप्रयोग। आगे 16 क्वेश्चन के अंदर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके अध्ययन के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाएं। प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत रखते हुए विभव पर क्या प्रभाव होता है, ग्राफ भी बनाना है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाना है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला इसके अथवा में दिया हुआ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V0 के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। दो भिन्न धातुओं के लिए निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य ग्राफ कीजिए, जो कि अपने नोट्स के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है। आगे देखो 17 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान ज्ञात कीजिए, जो कि पहले ही बताया गया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के 100% चांस है, जो कि आया हुआ है। तो वर्ग वाले माध्य मूल्य ज्ञात करना है और एक धारितीय परिपथ यानी शुद्ध धारितीय परिपथ लगा हुआ उस एसी वोल्टता के साथ, उसके अंदर उसकी संधारित्र के अंदर धारिता, प्रतिघात और धारा व वोल्टता के मध्य संबंध, कला संबंध और परिपथ के लिए फेजर आरेख, जो कि इंपॉर्टेंट था और रिपीट होता ही रहता है ये। और इसके नीचे ठीक नीचे है एलसीआर परिपथ, इसके अथवा में क्वेश्चन एलसीआर वाला है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया हुआ है। आगे 18 क्वेश्चन देखो, विचलन कोण किसे कहते हैं। कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म में प्रकाश किरण के गुजरने का चित्र बनाइए और प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा मिनिमम इक्वल टू n21 - 1 होता है, जो कि प्रिज्म से अपवर्तन के बाद में अपने समझाया हुआ है, उसका ग्राफ भी बनाया हुआ है विचलन कोण के साथ। फिर आगे देखो इसके अथवा में लेंस की क्षमता से आपका क्या आशय। लेंस की क्षमता क्या होती है कि वो प्रकाश किरणों को कितना ज्यादा मोड़ पाता है, वो उसकी क्षमता होती है। और सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनाने का किरण चित्र बनाकर इसके आवर्धन का सूत्र ज्ञात करना था, जो कि अपने नोट्स के अंदर फुल डिटेल के अंदर करवाया हुआ है। पूरा कंप्लीट पेपर है वो नोट्स के अंदर से ही है, इसके अदरवाइज बाहर से कुछ भी नहीं आया हुआ है।